वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 5 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल इबोला वायरस डिसीज के बारे में है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने अभी ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया है कि उनके यहाँ से जो 12th इबोला वायरस का आउटब्रेक था वो समाप्त हो चुका है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें और समझें कि इबोला वायरस डिसीज होती क्या है, आप लोकेशन देखिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी कि डीआरसी की। ये है ओवरऑल पूरा अफ्रीका। बिल्कुल यहाँ सेंटर में आपको डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो मिलेगा। लार्जर मैप आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये अटलांटिक ओशन को भी टच करता है बिल्कुल छोटे से लोकेशन पर, ठीक है। यहाँ पर तो ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। बाकी पड़ोसी देशों में कुछ देश हैं, देख लीजिए, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यहाँ पर युगांडा है, ये रवांडा है, ये बुरुंडी है, ये तंजानिया है, ये जाम्बिया है, ये अंगोला है। ये सब इसके पड़ोसी देश हैं। बात करते हैं इबोला वायरस डिसीज के बारे में। इसे इसके पहले इबोला हेमोरेजिक फीवर के नाम से भी पुकारा जाता था। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है ये ह्यूमंस में, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ओरिजिन की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम इसे डिस्कवर किया गया था 1976 में। इबोला नाम की एक नदी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, उसके नज़दीक में, और इसी रिवर के नाम पर ही इस वायरस को इबोला वायरस कहा जाने लगा। ट्रांसमिशन की बात करें तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनसे ये इंसानों में आता है। इस पर्सपेक्टिव से आप इसे जोनोटिक कह सकते हैं। उसके बाद ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में भी कैपेबल है। किसी भी एक इंसान से जो इन्फेक्टेड है उसके जो फ्लूइड्स हैं, चाहे वो नाक का हो, मुंह का हो, आंख का हो, अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में जाता है तो उसे भी इबोला वायरस का खतरा होता है। सिम्टम्स की बात करें तो सडन फीवर, बहुत ज़्यादा वीकनेस, मसल में पेन, सोर थ्रोट, इसके बाद वॉमिटिंग, डायरिया, इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग, ये इसके कई सारे सिम्टम्स हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो कम्युनिटी इंगेजमेंट बिल्कुल की है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोविड-19 में ज़रूरी होता है कि सभी लोग मिलकर इसे रोकने का प्रयास करें। किसी एक व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल सेम केस इबोला के साथ होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसकी मौत हो जाती है तो बहुत ही प्रिकॉशन के साथ उसे बरी किया जाए। बाकी अगर कोई व्यक्ति सिम्टम्स में है तो उसे तुरंत प्रिकॉशन के साथ ट्रीट किया जाए। लोग हाथ वगैरह धोते रहें। कोविड की तरह इसे भी अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ता है। केस मैनेजमेंट अच्छा हो, सर्विलांस अच्छा हो, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए, किससे किस पर फैल रहा है, लेबोरेटरी सर्विस अच्छी हो, सोशल मोबिलाइजेशन को कंट्रोल किया जाए तो इबोला वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात वही है कि कोई प्रूवन ट्रीटमेंट तो है नहीं इसका। अगर किसी व्यक्ति को इबोला वायरस का इन्फेक्शन होता है तो कोशिश की जाती है कि उसका रिहाइड्रेशन किया जाए, डिहाइड्रेशन ना होने पाए, बॉडी साल्ट की कमी ना होने पाए। स्पेसिफिक सिम्टम्स जो आ रहे हैं, लाइक ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, या कोई और इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसे ट्रीट कर दें। ऐसे ही ट्रीट करने की कोशिश की जाती है जैसे राइट नाउ कोविड को ट्रीट करने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीन एक है जो इन्वेस्टिगेशनल वैक्सीन है, खैर काफ़ी हद तक वर्क कर रही है। नाम है RVSV ज़ेबो। ये काफ़ी सेफ और प्रोटेक्टिव रही है इबोला वायरस के खिलाफ। वैसे इबोला वायरस डिसीज़ में जो फर्टिलिटी रेट है वो 50% के आसपास है। मतलब 50% चांस होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अलग अलग जगहों पर जहाँ जहाँ आउटब्रेक हुए हैं 25% से 90% तक मोर्टेलिटी रही है इस डिसीज़ में। कई सारे देश जो इससे प्रभावित रहे हैं, जैसे सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबॉन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये कई सारे देश हैं जो इस डिसीज़ से प्रभावित रहे हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पुतौला नाच के बारे में है। पुतौला नाच कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से आसाम बेस्ड एक ट्रस्ट है जिसे एक मौका मिला कि वो इस फॉरगॉटन स्ट्रिंग पपेट्री को एक बार फिर से रिवाइव करे। पुतौला नाच कैसे? वो इस पपेट्री के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कोविड-19 को लेकर। गवर्नमेंट के जो भी इनिशिएटिव्स हैं या लोगों को कैसे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए, उसके लिए उन्होंने 2-3 वीडियोस तैयार किए हैं जो काफ़ी तेज़ी से सर्कुलेट हो रहे हैं। उसमें इस पपेट्री का सहारा लिया गया है। ये एक स्ट्रिंग पपेट्री है। स्ट्रिंग पपेट्री जिसमें डोरियों के माध्यम से पपेट्स को चलाया जाता है। पुतुल एक वर्ड है जिसका मतलब डॉल या फिर बंगाली लैंग्वेज में पपेट होता है। नाच का मतलब आप जानते हैं डांस ही होता है। टाइप की बात करें तो 3 एरियाज में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के साथ ये जो पुतौला नाच है उसे परफॉर्म किया जाता है।
पहला एरिया है लोअर आसाम का। यहाँ पे इसे पुताला भौरिया के नाम से पुकारा जाता है, जहाँ पर जो एक फोक फॉर्म है परफॉर्मेंस का भौरिया, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहता है। दूसरा एरिया है मजूली आइलैंड का, अपर आसाम में। वहाँ पे छोटे छोटे वुडन पपेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो स्टाइल इस्तेमाल की जाती है दैट इज़ ऑफ अंकिया नाट, डांस फॉर्म है जिसे डेवलप किया गया था शंकर देव जी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण की थीम पर इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पर देखिए जो तीसरा रीजन है वो नॉर्थ आसाम का है। यहाँ पे जो पपेट्स परफॉर्म करवाते हैं वो बंगला लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। डांस के जो भी सॉन्ग्स वगैरह होते हैं उसमें असमीज़ या करबी सॉन्ग्स का भी इस्तेमाल किया जाता है परफॉर्मेंस में। जो पपेट्री होती है इसमें रामायण या फिर महाभारत के सीन्स को परफॉर्म किया जाता है। खैर यहाँ पर तो देखिए कोविड को लेकर अवेयर करने के लिए जो भी सीन्स हैं या फिर एक्सप्लेनेशंस हैं वो दिए जा रहे हैं बाय दिस पपेट्री। कई बार जो लोग पपेट्स को परफॉर्म करवा रहे होते हैं वो डायलॉग्स और चैंट्स भी ऐड कर देते हैं इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। और ये जो डायलॉग्स या चैंट्स उठाए जाते हैं ये भावना से उठाए जाते हैं। आसाम का एक लोकल थिएटर परफॉर्मेंस है, उनके चैंट्स कई बार इसमें इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रिंग पपेट्री की बात करते हैं। काफ़ी रिच और एंशिएंट ट्रेडिशन रहा है इंडिया में स्ट्रिंग पपेट्स का। यहाँ पर देखिए जो पपेट्स होते हैं उनमें कई सारे जॉइंट्स होते हैं, मतलब हाथों में, उंगलियों में, कई सारी जगहों पे जॉइंट्स होते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो पपेट्स होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर पपेट्स फ्लेक्सिबल हैं तो आप उन्हें और ज़्यादा लाइवली दिखा सकते हैं और अच्छे तरीके से उन्हें परफॉर्म करवा सकते हैं। लेकिन चूंकि कई सारे जॉइंट्स होते हैं तो उन्हें परफॉर्म करवाने के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब काफ़ी चैलेंजिंग होता है स्ट्रिंग पपेट्री में परफॉर्मेंस देना। कई वैरायटीज़ हैं स्ट्रिंग पपेट्रीज़ की जो अलग अलग रीजन्स में परफॉर्म की जाती हैं, लाइक कठपुतली राजस्थान में, उड़ीसा में कुंधेई, कर्नाटका में गोम्बेट्टा और तमिलनाडु में बोमलट्टम। तो नाम याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी के बारे में है। मणिपुर के हाई कोर्ट ने अभी 7 म्यांमार नेशनल्स को अलाउ कर दिया है जो इंडिया में चोरी चुपके आए थे, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री कूप हो गया है। वहाँ पे मिलिट्री ने सत्ता पर खुद को काबिज कर लिया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थ्रेट फील कर रहे हैं, जिनकी जान को खतरा है। वो अलग अलग जगहों पे जाके जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में ये 7 लोग छुपकर भारत में आ गए थे। उन्होंने अभी रिफ्यूज मांगा है और हाई कोर्ट ने उन्हें अलाउ कर दिया है कि वो दिल्ली तक आ सकते हैं ट्रैवल करके और यूएनएचआरसी से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज से। देखिए समझने वाली बात यह है कि इंडिया यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन की पार्टी नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको इंडिया ने फॉलो किया है। लाइक इंडिया पार्टी है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 का। इंडिया पार्टी है इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ऑफ 1966 का। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल भी है, आर्टिकल 21, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। ध्यान दीजिएगा कि ये आर्टिकल केवल इंडियन नेशनल्स के लिए भी ही नहीं है बल्कि फॉरेन नेशनल्स को भी अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा इसको एक्सप्लेन भी किया है। इससे ये साफ है कि इंडिया नॉन रिफॉल्वमेंट का जो राइट होता है किसी भी रिफ्यूजी का, उसको डिनाई तो नहीं करेगा। अब ये नॉन रिफॉल्वमेंट का मतलब क्या है? 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान किया गया है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट। इसमें यह कहा गया है कोई व्यक्ति अगर जान बचा के किसी दूसरे देश में गया है तो वहां की सरकार उसे वापस से उस देश में नहीं भेजेंगे जहां पर उसकी जान को खतरा हो या उसकी लिबर्टी को खतरा हो। तो इंडिया आर्टिकल 21 को संज्ञान में लेकर राइट टू नॉन रिफॉल्वमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर हम यूएनएचआरसी की बात करें तो यूएन की एजेंसी है जो रिफ्यूजीज के लिए, डिस्प्लेस्ड पीपल के लिए, स्टेटलेस पीपल के लिए वर्क करती है। मैंडेट क्या है? ये मदद देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं रिफ्यूजीज को, ऐसे लोगों को जिन्हें जबरदस्ती किसी थ्रेट में डालकर किसी दूसरी जगह पर डिस्प्लेस कर दिया गया, और स्टेटलेस पीपल को। अगर कोई व्यक्ति असाइलम लेना चाहता है तो उसे सेफ रिफ्यूज दिलवाना। अगर कोई व्यक्ति वापस से अपने देश में जाना चाहता है तो सेफली उसे वहां पे भेजने में मदद करना और उसका लोकल इंटीग्रेशन करवाना, ये सारा इनका काम है। 1950 में इसे बनाया गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे मिलियंस ऑफ नंबर में यूरोपियंस अपने घरों को छोड़कर सेफ जगहों पर भाग गए थे। उन्हें वापस से लेकर आना, रीइंटीग्रेट करना, ये काम इन्होंने किया। 2020 में इनकी 70th एनिवर्सरी भी थी। चूंकि इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए, तो नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला था। 135 देशों में 17,324 पर्सनल्स वर्क करते हैं। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हेडक्वार्टर है। पैसा कहाँ से आता है? वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है। 86% जो भी पैसा इनके पास आता है वो गवर्नमेंट और यूरोपियन यूनियन के वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से ही आता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल R21 या मैट्रिक्स एम के बारे में है। दोनों नाम हैं। ये है क्या? ये मलेरिया की एक वैक्सीन है
जो हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में आई है, इनका फेज़ 2 का जो क्लिनिकल ट्रायल है वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। ऐसा नहीं कि इसके पहले मलेरिया की कोई वैक्सीन थी नहीं, थी। आरटीएस-एस नाम की एक वैक्सीन थी, जो 30 सालों की रिसर्च के बाद तैयार की गई थी। इसे तैयार करने में कई सारी एंटिटीज़ ने काफ़ी मदद करी थी, जैसे वॉल्टर रीड इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन। उन्होंने एक इनिशिएटिव चलाया था, पाथ मलेरिया वैक्सीन इनिशिएटिव। उसी के तहत इस आरटीएस-एस को डेवलप किया गया था। इसके साथ दिक्कत ये है, डब्ल्यूएचओ ने बोला है कि किसी भी वैक्सीन को हम अप्रूवल तब देंगे या सेफ तब मानेंगे जब उसमें कम से कम 75% की इफिशियंसी हो, जबकि इस आरटीएस-एस की जो इफिशियंसी थी वो महज 55% की थी। काफ़ी रिसर्च के बाद भी बहुत इफिशियंसी मलेरिया के लिए नहीं आ पाई थी। आज हम कोविड-19 की वैक्सीन के लिए परेशान हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि मलेरिया की हमारे पास बहुत इफिशिएंट या बहुत इफिकेसी वाली वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। खैर, अच्छी बात यह है कि अभी ये जो R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन है, इसने 77% की जो इफिकेसी है वो दिखाई है। मतलब 75% का जो एक लाइन है, बाउंड्री लाइन है डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो दी गई है इफिकेसी की, उसे इन्होंने क्रॉस कर लिया। अब ये वर्क कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया पैरासाइट को लिवर में एंटर करने से रोकता है। जो उसके डेडली इफेक्ट्स होते हैं, ह्यूमन बॉडी उससे भी बच पाती है। फर्दर, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम बॉडी में एंटर करने के बाद कई सारे स्टेजेस पर जाता है, तो लिवर स्टेज पर वो जो प्रोटीन जनरेट करता है ये उसको भी टारगेट करता है। देखिए, अभी तक केवल आरटीएस-एस ही वैक्सीन थी जो बच्चों में मलेरिया को रोक पाती थी, बट हमारे पास अब एक और वैक्सीन है। जो नया वर्जन है ये एक्चुअली में आरटीएस-एस का ही डेवलप्ड वर्जन है। उसी को और बेहतर करके R21 मैट्रिक्स एम बनाया गया है। इसे डेवलप किसने किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया है, उसी जगह पर जहां पर एस्ट्राजेनेका ने कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप किया था। हालांकि एस्ट्राजेनेका का इसमें रोल नहीं है, इसे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के रिसर्चर्स ने ही तैयार किया है। 75% इफिशियंसी है, ये इस पर हमारी बात हो चुकी है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट है, आप ट्रू एंड फॉल्स बताइए। इबोला वायरस डिसीज फर्स्ट डिस्कवर किया गया 1976 में इबोला रिवर के पास में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। पुतोला नाच स्ट्रिंग पपेट्री है वेस्ट बंगाल की। यूएनएचआरसी इंडिया पार्टी है यूएनएचआरसी का। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की एक कंट्री है। R21 या मैट्रिक्स एम वैक्सीन कैंडिडेट है मलेरिया के लिए। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है? जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेशन की पीडीएफ ओनली आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। होपफुली आपने अभी तक ज्वाइन कर ही रखा होगा, नहीं किया है तो ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा चैनल। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं उस पर। फर्दर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।